ओके, वेलकम ऑल। आज की क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे कि कोरोना इफेक्ट क्या होता है और कोरोना क्यों होता है, उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरोना के क्या इफेक्ट्स होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट है विजुअल ग्लो, है ना, कि विजुअल ग्लो होता है। किस तरह का ग्लो होता है इसमें? इसमें आप देखेंगे एक फेंट वॉयलेट और ब्लूइश विजिबल डिस्चार्ज अपीयर होता है कंडक्टर के लॉन्ग। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर का हमारा कंडक्टर है, आप यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक कलर का हमारा कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर के आसपास में, इसके सराउंडिंग में आपको क्या दिखेगा? एक वॉयलेट या ब्लूइश कलर का यहाँ पे डिस्चार्ज अपीयर होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपको यहाँ पे दिखेगा। दूसरा होता है इसको पहचानने का तरीका, एकॉस्टिक नॉइज आती है। क्या आती है? एकॉस्टिक नॉइज यहाँ पे आती है। तो एकॉस्टिक नॉइज जो है वो कैसे दिखेगी या कैसे सुनाई देगी? तो वो हिसिंग साउंड बोलते हैं। कभी भी आप इन एचवी लाइंस के पास में रहोगे तो एक हिसिंग साउंड यहाँ पे आपको सुनने को मिलती है, ठीक है। और फिजिकल वाइब्रेशन होता है ना, उसकी वजह से आता है। तो ये दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देख कर आप पता कर सकते हो कोरोना को, और दूसरा सुनकर पता कर सकते हो। तो दीज बोथ इफेक्ट्स आर कोरोना इफेक्ट्स। अब इसमें देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कभी भी कोरोना होगा, है ना, तो वहां पे ओजोन गैस बनती है। क्या बनता है? ओजोन गैस। अभी जो ओजोन गैस है ये क्यों हमारे लिए नुकसानदायक है? क्योंकि जो कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब कि जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर होता है ये कोरोड हो जाता है, उसमें कोरोजन हो जाता है। इसलिए ये एक इशू है हमारे लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट क्या होता है। तो ये क्या करता है, कोरोना अगर होता है तो ये पावर लॉस ज्यादा होगा वहां पे, ठीक है, रेडियो इंटरफेरेंस होगा, एंड ये थर्ड हार्मोनिक इंजेक्ट कर देता है सिस्टम में। क्या करता है? नॉन साइनोसॉइडल करंट बना देता है। जो करंट होता है उसको क्या करता है? नॉन साइनोसॉइडल बना देता है, क्योंकि वो इंजेक्ट करता है थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। अब आते हैं क्यों होता है कोरोना, एक्चुअल में है क्या। तो कंडक्टर है, कंडक्टर के सराउंडिंग में जो एयर होती है उस एयर को आयोनाइज कर देता है। क्या करता है? ये हाई वोल्टेज होने पे आयोनाइज कर देता है। तो आयोनाइज होने के कारण क्या होता है वहां पे, है ना, ये इफेक्ट्स पैदा होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना। देख के आप पता कर सकते हैं, विजुअल ग्लो आता है, एकॉस्टिक नॉइज आती है, ये सब इम्पैक्ट्स होते हैं। इसी चीज को कोरोना इफेक्ट बोला गया है। सो बहुत ही आसान शब्दों में बताया हूं कि कोरोना इफेक्ट क्या है। अब इसी में आगे चलेंगे कि कोरोना इफेक्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे कोरोना नहीं होगा। अब ये जो कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा, वॉयलेट होने लगा, फिर उसके बाद पूरा ही वॉयलेट हो गया। तो ये क्या बताता है कि ऑपरेटिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज पे कोरोना नहीं होता है। कोरोना होने का क्या कारण है? वहां पे आता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, ठीक है। तो जब ये वोल्टेज पहुंचता है तब कोरोना होना स्टार्ट होता है। उसके बाद उससे भी ज्यादा अगर वोल्टेज हो जाए उसको बोलते हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कोरोना आपको दिखाई देता है। तो ये जो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज है, वीवी, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से, जो है वीसी। क्लियर? अब इसको समझते हैं कि जब ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, जिसके लिए डिजाइन किया गया है, जितने लिमिट के लिए उतने वोल्टेज पे नॉर्मल चलता रहता है, और सराउंडिंग जो एयर है वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करती है। मतलब वहां पर कोई भी आयोनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर आते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज पर। तो अगर वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज से बढ़ जाती है किसी केस में, तो वहां पे क्या होता है कि जो मिनिमम जो वोल्टेज है, ठीक है, 30 kV पर सेंटीमीटर, ये किसके लिए? मैक्सिमम। अगर आप चेक कर रहे हो, दो टाइप का होगा वोल्टेज, एक होगा पीक वोल्टेज और दूसरा होगा आरएमएस। आरएमएस होगा 21.2 kV पर सेंटीमीटर, ये आपका आरएमएस वोल्टेज है। तो अगर ऐसा केस आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है, तो इस केस में
जो कोरोना है वो स्टार्ट होता है, अगर इतना वोल्टेज पहुंचता है ये वाला, इसको इसीलिए क्रिटिकल बोला है। क्रिटिकल के से कम रहेगा तो ऑपरेटिंग वोल्टेज में आ जाएगा, और क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज में चला जाएगा। तो ये क्रिटिकल वोल्टेज है, यहाँ पे जस्ट बिगिन होता है, आयोनाइजेशन जस्ट स्टार्ट होता है। ओके, इसके बाद देखोगे विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। तो जो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज है, यहाँ पर क्या होता है कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज होगा, मतलब ये वाला जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना डिसरप्टिव वोल्टेज का, इससे ज्यादा, और इसको भी थ्रेशोल्ड बोलेंगे ना, 30 kV पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब इतना वोल्टेज आता है तभी ज्यादा से ज्यादा आयोनाइजेशन होता है और कोरोना इफेक्ट आता है, जिसके कारण कोरोना ग्लो कंप्लीटली विजिबल हो जाता है लाइन पे, अलोंग दी लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये कुछ वोल्टेज टर्म्स है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कोरोना के फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे, कि भाई कोरोना का जो फॉर्मेशन है वो किन बातों पे निर्भर करेगा, किन चीजों से बढ़ेगा, किन चीजों से कम होगा, ये सब चीजें आपको जाननी है। तो ये कैटेगरी होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना फॉर्मेशन। तो पहला जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। सो अगर स्टॉर्मी, वेट या ह्यूमिड वेदर है, ठीक है, मतलब इन सब वेदर में क्या रहता है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है ना। तो अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वोल्टेज होता है ना वो आयोनाइजेशन के लिए बहुत कम चाहिए होता है, तो कोरोना कम वोल्टेज पर ही हो जाता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या चेक करना है कि अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोरोना जो है वो हायर वोल्टेजेस की जगह क्या होगा, कम वोल्टेज पे अकर हो जाएगा, कोरोना पहले दिखने लगेगा। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंडक्टर स्पेसिंग को लेकर के। तो कंडक्टर की स्पेसिंग, जैसे दो कंडक्टर हैं तो दोनों कंडक्टर के बीच का जो स्पेसिंग है अगर उसको आप बढ़ाते हो तो कोरोना कम होगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, वहां पे जो कोरोना है वो लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन आप तीसरा पॉइंट देखिए, कंडक्टर रेडियस। तो अगर कंडक्टर का रेडियस हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो भी कोरोना कम होता है वहां पे। ठीक है, स्मूथ सर्कुलर कंडक्टर्स आर सुपीरियर। ठीक है, जैसे स्ट्रैंडेड कंडक्टर है और क्या बोलना चाहिए, सॉलिड कंडक्टर है, तो किसमें कोरोना ज्यादा होगा, ये वाली बात आ जाती है ना। फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कोरोना कैसे बढ़ेगा, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो कोरोना भी बढ़ जाता है। हायर फ्रीक्वेंसी हायर पावर लॉस। तो ये कुछ चीजें हैं, बट किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, कोरोना फॉर्मेशन किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, दैट फैक्टर इज लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन कितना लंबा है इस पर निर्भर नहीं करता कोरोना। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डुअल नेचर ऑफ कोरोना। कोरोना का डुअल नेचर मतलब एक तरफ देखा जाए वो क्या है, बेनिफिशियल भी है, कुछ चीजों में गुड है, मतलब उसका एडवांटेज मिल रहा है, और कुछ चीजों में एडवांटेज उसका नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो एडवांटेज मिल रहा है आपको, अच्छी चीज जो है वो क्या है कि अगर वर्चुअल डायमीटर है आपका, वर्चुअल डायमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है कंडक्टर का। क्योंकि देखो पहले कंडक्टर का साइज ये था, फिर क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुआ। आयोनाइजेशन होने के कारण क्या हो गया, ये कंडक्टर का जो डायमीटर था वो इंक्रीज हो गया। एक्चुअल कंडक्टर, फिजिकल कंडक्टर रेड वाला ही है, बट ड्यू टू कोरोना क्या हो जाता है, आसपास का जो सराउंडिंग एयर है वो भी आयोनाइज हो जाता है। दैट विल ऑल्सो कैरी द पावर, है ना, जो भी है, तो वो वहां से फिर क्या होता है, पावर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी को बोल रहे हैं वर्चुअल डायमीटर जो है कंडक्टर का, दैट विल इंक्रीज ड्यू टू कोरोना। ये भी कोरोना का एक इफेक्ट है। फिर आप देखेंगे सर्ज अटेन्युएशन। सर्ज अटेन्युएशन देखो, सर्ज किसकी वजह से आता है, एक तो इसका है स्विचिंग, लोड स्विचिंग की वजह से सर्ज आ सकता है ना, दूसरा आ सकता है लाइटनिंग की वजह से। तो दो केस हो सकते हैं। अभी जब सर्ज आते हैं ना, तो ये जो कोरोना अगर है तो कोरोना रिड्यूस करता है इसके स्टीपनेस को, है ना, मतलब
एकदम अचानक से जो इंक्रीज आएगा या डिक्रीज होगा उस चीज को कंट्रोल करता है या उसको रिड्यूस करता है, उस इफेक्ट को, कौन? कोरोना। इसीलिए लिखा है कोरोना रिड्यूसेस दी स्टीपनेस ऑफ सर्ज फ्रंट। ओके, तो ये कुछ दो फायदे हैं किसके? कोरोना के। कोरोना एकदम बेकार आदमी नहीं है ना, कुछ फायदा भी है उसका। फिर दूसरा देखते हैं डिसएडवांटेज। तो क्या खराब चीज है, डिसएडवांटेज क्या है कोरोना का, है ना? तो बहुत सारे हैं, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले हार्मोनिक इंट्रोडक्शन करता है, थर्ड हार्मोनिक इंट्रोड्यूस करता है सिस्टम में, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। ओजोन बनाता है, ओजोन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण कोरोजन हो जाता है कंडक्टर में। अगर कंडक्टर में कोरोजन हो गया तो जल्दी खराब हो जाएगा कंडक्टर, उसकी लाइफ कम हो जाती है, डिग्रेड हो जाता है, कैपेसिटी जितना हो सकता है पावर ट्रांसफर का वो कम हो जाता है। तो दैट विल अगेन डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना। फिर आता है एफिशिएंसी ड्रॉप। तो पावर लॉस बढ़ेगा, कोरोना के कारण क्या होगा? पावर लॉस बढ़ेगा। अगर लॉस बढ़ेगा तो क्या होगा? ट्रांसमिशन एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो उस तरह से लिंक किया गया है। तो डुअल नेचर इसीलिए बोला गया क्योंकि कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। फिर अब ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई, कोरोना क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, किन चीजों पे कोरोना डिपेंड करता है, इन सब चीजों की हमने बात कर ली। इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है? मिटिगेटिंग कोरोना। कोरोना को सॉल्व कैसे करें, कोरोना के इफेक्ट्स को मिनिमाइज कैसे करें? तो इसका कोर रीजन था कि ये कंडक्टर के चारों तरफ जो एयर है उसको क्या करता है? आयोनाइज कर देता है। इसकी वजह से कोरोना होता है। ठीक है, तो इसको कैसे मतलब रिड्यूस करेंगे वो चीज आप देखिए। कोर प्रिंसिपल क्या है इसको रिड्यूस करने का, फिर उसके मेथड्स पे आएंगे। तो कोर प्रिंसिपल क्या है? इंक्रीज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द कंडक्टर विदाउट एडिंग मैसिव वेट। क्या बोला यहां पे? क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज द इफेक्टिव डायमीटर। किसकी बात हो रही है? इफेक्टिव डायमीटर की ऑफ द कंडक्टर विदाउट एडिंग मैसिव वेट। बिना एडिशनल वेट बढ़ाए हुए आपको कंडक्टर का जो डायमीटर है उसको बढ़ाना है। तो अब उसके दो तरीके यहाँ पे सूझे हमको। ये तो स्टैंडर्ड कंडक्टर है, सॉरी स्टैंडर्ड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर। ये स्टैंडर्ड स्पेलिंग थोड़ा स्टैंडर्ड जैसा दिखता है ना, इसलिए गलती हो जाती है इसको बोलने में। ये स्टैंडर्ड सॉलिड कंडक्टर है। फिर आता है हॉलो कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर में क्या होता है कि इसकी जो इफेक्टिव रेडियस है फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हॉलो है तो इफेक्टिव कितना हो गया एरिया बताओ? यही हो गया ना इफेक्टिव, ये जो पट्टी बन रही है यही हो गई इफेक्टिव एरिया। ठीक है, और वेट को भी हमने नहीं बढ़ाया तो इफेक्टिव एरिया कम कर दिया इसका, हॉलो यूज किया, बीच में हॉलो है। तो इससे क्या होता है? सिग्निफिकेंटली जो रिड्यूस करता है किसको? वोल्टेज ग्रेडियंट को, है ना? कंडक्टर के सरफेस पे जो वोल्टेज का ग्रेडियंट होता है या जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है ये। उसके कारण कोरोना रिड्यूस होता है। फिर इसको, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला मेथड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड ये है क्योंकि इसको आगे के चैप्टर्स में भी अलग से डील किया गया है। इसको बोलते हैं बंडल्ड कंडक्टर। ये स्टैंडर्ड ईएचवी लाइन में यूज होता है बंडल्ड कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ सब कंडक्टर्स को ग्रुप कर देते हैं। ग्रुपिंग मल्टीपल सब कंडक्टर्स पर फेज टू ड्रास्टिकली इंक्रीज द इफेक्टिव ओवरऑल डायमीटर। अब इसका इफेक्टिव डायमीटर ये डॉटेड डॉटेड सर्कल से आप देख सकते हो। अगर हमने चार यहाँ पे सब कंडक्टर्स यूज किए हैं तो आप ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको, ये वाली डॉटेड लाइन, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये किस चीज को बता रहा है? आपके इफेक्टिव डायमीटर को। ठीक है, अब डायमीटर आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा? लाइन रिएक्टेंस आपका कम हो जाएगा। इट डिक्रीजेस दी लाइन रिएक्टेंस एंड ऑल्सो रिड्यूसेस दी रेडियो इंटरफेरेंस, ऑल्सो डिक्रीजेस सर्ज इम्पिडेंस। तो वही वाला रूल यहाँ पे भी लगता है, आर इज इक्वल आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका जो इफेक्टिव एरिया है वो कम हो रहा है यहाँ पे अलग अलग कंडक्टर्स में देख रहे हो तो। बट डायमीटर आप बढ़ा रहे हो। अब एक डाउट हो सकता है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, यहाँ पे जा रहा है, पावर लॉस बढ़ जाएगा। बट वैसा नहीं है क्योंकि एक्चुअल वर्चुअल डायमीटर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं ना, इसका एक्चुअल कंडक्टर का डायमीटर नहीं है। तो रेजिस्टेंस विल एज इट इज एज बिफोर,
बाकी जो इफेक्ट होते हैं कोरोना के वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो और डिटेल में हम देखेंगे, अभी तो इतनी बात करिए। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मिजोरम पीएससी में 2016 में पूछा गया, एफसीआई जेई 2015 में पूछा गया है कि कोरोना इज अकम्पनीड बाई, कैसे उसको बताते हैं या क्या क्या चीजें उसके कारण होती है। तो रेडियो इंटरफेरेंस होता है, हिसिंग साउंड आता है, विजिबल डिस्चार्ज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीजें उसमें होती हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन कोरोना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स डज नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन कोरोना? तो किन चीज का इफेक्ट कोरोना पर नहीं होता है? तो मैंने बताया है कि जो लेंथ होता है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता कोरोना का, किसी भी तरीके से नहीं होता। फिर आते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना इन केस ऑफ एसी ट्रांसमिशन विच हार्मोनिक आर ऑलवेज प्रेजेंट? तो कौन सा आएगा? थर्ड हार्मोनिक। कोरोना क्या करता है? थर्ड हार्मोनिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर देता है। ये भी 2021 जेई का क्वेश्चन है। आगे देखिए, द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवरहेड लाइंस इज। गुड इफेक्ट में दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक तो उसका ओवरऑल डायमीटर बढ़ जाता है, वर्चुअल डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, और दूसरा कि ये सर्ज को अटेन्युएट करता है, कम करता है। तो इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे देखो, डायमीटर वाला तो है नहीं, कौन सा ऑप्शन है वो देख लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ सर्ज फ्रंट। सर्ज फ्रंट का जो स्टीपनेस है उसको ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो ये इसका एक सही ऑप्शन बोलना चाहिए, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, बंडल्ड कंडक्टर्स आर मेनली यूज्ड इन हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस टू, है ना। तो बंडल्ड कंडक्टर किस चीज को रिड्यूस करते हैं? तो रिड्यूस कोरोना इफेक्ट। तो पीजीसीआईएल 2021 का ये प्रॉब्लम है, और भी एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। तो बंडल कंडक्टर का फायदा भी आपको पता चल गया होगा। लास्ट, हॉलो कंडक्टर्स आर यूज्ड इन द ट्रांसमिशन लाइंस टू रिड्यूस कोरोना लॉस। ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले चैप्टर पर आते हैं, जिसको बोलते हैं सैग और मैकेनिकल टेंशन, ठीक है। तो सैग और टेंशन का छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सैग क्या है और स्पैन क्या है। तो स्पैन आप बोलोगे तो क्या चीज है? ये है दो एडजेसेंट टावर्स के बीच में क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जैसे ये टावर ए समझ लो इसको, और ये हो जाएगा टावर बी। तो दोनों टावर के बीच में जो डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पैन बोलते हैं। दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। फिर आप देखोगे सैग किसको बोलेंगे, है ना। तो सैग होगा वर्टिकल डिफरेंस इन लेवल। कौन सा लेवल? बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट। देखो, पॉइंट ऑफ सपोर्ट्स क्या हो गए? ए और बी, ये दोनों पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट हो गए, ठीक है। तो इनका एक क्या हो गया? लेवल हो गया। इस लेवल से कहां तक? लोवेस्ट पॉइंट तक। कंडक्टर का कौन सा पॉइंट? लोवेस्ट पॉइंट, जो अर्थ के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है या डिफरेंस है, वो क्या कहलाएगा? आपका सैग कहलाएगा। चलिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन गई इन दोनों के बारे में। आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पे टेंशन और सैग को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखो, इस वाले केस में आप लोग को रिप्लाई करना है। आशीष सर, सुमित सर, रिप्लाई कर पाएंगे आप लोग? तो यस। पहला जो केस है, इसको मैं ए केस बोलता हूँ, केस ए, और दूसरा है केस बी, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या समझ में आ रहा है? दोनों में सैग और टेंशन से कैसा रिलेशन बन रहा है? सर, एक वायर टू टाइट में मतलब टाइटली बंधा हुआ है वो, हम्म। उसमें बहुत सैग नहीं है इसमें। सैग कम से कम है और टेंशन बहुत है, ज्यादा ज्यादा। ठीक है। हाँ। तो टू टाइट बोलेंगे इसको। और यस। सेकंड वाले केस में सैग क्या है? बहुत ज्यादा सैग ज्यादा। है ना। तो वायर टेंशन। बहुत ज्यादा लूज है, और यस। लेंथ भी ज्यादा लग रहा है कंडक्टर का, तो अनइकोनॉमिकल भी है। और बहुत ज्यादा टाइट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ब्रेक भी हो सकता है कंडक्टर, है ना। तो ये दोनों चीज हो रही है।
तो इसका एक बैलेंस बनाने के लिए एक सेफ्टी फैक्टर डिफाइन होता है, ठीक है, जो क्या बताता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो वर्किंग टेंशन का क्या होना चाहिए, दोगुना होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप कितने टेंशन पे रख रहे हो, मान लो तो एक वैल्यू ले लो एक्स टेंशन पे या टी टेंशन पे रखना चाह रहे हो, दिस इज योर वर्किंग टेंशन, तो जो वायर की स्ट्रेंथ है, कितना उसका लिमिट हो सकता है, वो इससे दोगुना होना चाहिए। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वायर कितना होना चाहिए, टू टाइम्स ऑफ टी, ये होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूं। कीप कंडक्टर टेंशन लेस देन 50% ऑफ इट्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो सेफ्टी फैक्टर को डिफाइन किया गया कि आप डिवाइड कर दीजिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और वर्किंग टेंशन, इन दोनों को आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, देन व्हाट यू विल गेट, ये विल गेट सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोग को अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर इक्वल सपोर्ट्स हैं, ठीक है, दो सपोर्ट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वल मतलब कहने का मतलब कि हाइट उनकी सेम है, सेम हाइट पे है। इक्वल सपोर्ट्स को यहां लिख देता हूं सेम हाइट। ओके, तो सेक का फॉर्मूला होता है WL² अपॉन 8T। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि देखो अभी क्या होता है, हम लोग 1 घंटे की क्लास रखते हैं, तो उसमें हर चीज का डेरिवेशन करा पाना इट्स नॉट पॉसिबल। अगर उस पे जाएंगे तो फिर हमारा टॉपिक का कवरेज कम हो जाएगा। तो मैं ऐसा सोचा हूँ कि जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनका डेरिवेशन चाहिए, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो इसका मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अलग से ऐड कर दूंगा। तो उसके कारण क्या होगा कि आपको क्लास के ड्यूरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो इसका कुछ वीडियो है, डेरिवेशन के 2-3 फॉर्मूले हैं, तो वो मैं करा दूंगा और अलग से अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस फॉर्मूले को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये सैक का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखो 3 चीज़ें हैं। पहला तो वेट ऑफ कंडक्टर हो गया, तो इसको कैसे लेते हैं, पर यूनिट लेंथ में लेते हैं, ठीक है। पर यूनिट जो लेंथ होगा उसका वेट ले रहे हैं। जैसे आप बोलोगे पर मीटर लेंथ है, तो पर मीटर कितना वेट आ रहा है, ये चीज आ जाएगी, है ना, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सैक के, यहाँ पे दिया भी है। फिर दूसरा पार्ट है एल। एल से रिप्रेजेंट किया जाता है स्पैन को। स्पैन मतलब दो सपोर्ट्स के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं लेंथ, स्पैन लेंथ। तो स्पैन लेंथ का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप स्पैन को कितना करते हो, डबल करते हो, तो सैक क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, ये वाला, कि sec क्या है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पैन। तो इस तरह से यहाँ पे S1/S2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। ये वाला जो है ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो, ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। फिर लास्ट में नीचे है 8T। तो T क्या बता रहा है, टेंशन को बता रहा है, टेंशन इन द कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्रूशियल एग्जाम इफेक्ट, सॉरी फैक्ट है, इफेक्ट हो गया ना बहुत ज्यादा। क्रूशियल एग्जाम फैक्ट है कि जो टेंशन है और जो सैग है, इसमें जो रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमने पहले भी देखा कि अगर टेंशन बढ़ाओगे तो सैग कम होगा, और सैग बढ़ाओगे तो टेंशन कम हो जाता है, लूज हो जाता है। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। अब दो तरह के शेप बनते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं पैराबोला, जियोमेट्री ऑफ सैग। पहला जो शेप है वो क्या बताता है, पैराबोला बताता है। और दूसरा जो शेप है वो बताता है कैटनरी। क्या बताता है, कैटनरी। तो ये जो पहला वाला शेप है ये कब बनता है, जब आपका शॉर्ट स्पैन हो, मतलब अप टू 300 मीटर, ये वाला बनेगा। और अगर आपका क्या है, लार्जर स्पैन है, जैसे रिवर क्रॉसिंग होती है तो वहां पे लार्जर स्पैन आता है, ठीक है। तो वहां पे कैटनरी टाइप का बनता है, मतलब थोड़ा सैग ज्यादा मिलता है वहां पे आपको। तो इस तरह के केस में जो सैग का कैलकुलेशन है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और इस तरह में सिंपल कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सैग की वैल्यू है S1 कह देता हूं, और जो स्पैन की वैल्यू है, इनमें क्या रिलेशन बन रहा है कि जो आपका सैग है इज वेरी लेस देन
स्पैन, करेक्ट है। बट यहाँ पे कंसिडरेबल हो जाता है, लगभग आधा होता है। यहाँ पे देखो H2 और ये हो गया L2, लगभग आधा आपको नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से दो टाइप के ज्योमेट्री बनते हैं सैग में, एक हो गया पैराबोला और दूसरा कैटनरी। तो कैटनरी वर्ड थोड़ा नया सा होता है सैग में, तो उसको ध्यान रखिएगा, कैटनरी वर्ड से क्वेश्चन आते हैं। अब अभी तक हम बात कर रहे थे इक्वल सपोर्ट के बारे में, है ना। अब आता है अनइक्वल सपोर्ट, जब हाइट ना मिसमैच्ड हो, ठीक है। तो अभी देखो ये अलग हाइट पे है, लगा हुआ है आपका टावर बी या सपोर्ट बी, और सपोर्ट ए अलग नीचे लोअर हाइट पे लगा हुआ है। तो ये हिली टेरेन मतलब पहाड़ी वाली जगह पे यहाँ पे होता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो लोवेस्ट पॉइंट ओ है वो क्या होता है, लोअर सपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे देखो इसका सेंटर यहाँ कहीं पे आना था, है ना, कंडक्टर जो सैग आ रहा है सेंटर यहाँ पे आना था, लेकिन इनके जो क्या बोलना चाहिए, अनइक्वल सपोर्ट होने के कारण क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। यहां से कहाँ शिफ्ट हो गया, लोअर सपोर्ट की तरफ। इसको लोअर सपोर्ट बोलेंगे और इसको हायर सपोर्ट बोलेंगे। फिलहाल हायर एल्टीट्यूड पे है, ये लोअर एल्टीट्यूड पे है। तो ये जो शिफ्ट होता है उसके कारण फॉर्मूला में चेंज आता है। तो अब जो फॉर्मूला होगा सैग का, जैसे कि आप नीचे भी देख सकते हो, अडॉप्टेड सैग फॉर्मूला, तो इसमें जो स्पैन है वो बदल जाएगा, ठीक है। एक पहले वाले सैग में क्या हो जाएगा, स्पैन आपका चेंज हो गया, है ना, x1 हो गया, और दूसरे सैग के लिए S2 हो गया। अब क्या हो रहा है, हम लोग किसी एक को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे डिस्टेंस टू लोवेस्ट पॉइंट फ्रॉम लोअर सपोर्ट। लोअर सपोर्ट से लोवेस्ट पॉइंट की दूरी क्या है, x1 है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोअर सपोर्ट है, तो लिख ही देता हूं ना, लोअर, ठीक है। और इसको बोल देते हैं अपर, अपर सपोर्ट, लोअर सपोर्ट। तो यहाँ पे आ रहा है आपका x1 और इसमें क्या आ रहा है x2, ठीक है। और इसका आपने हाफ कर दिया, पूरे स्पैन लेंथ का हाफ किया L/2 माइनस TH/WL, ये सेम ही रहेगा दोनों में, ये निकाल दिया। अब इनकी वैल्यूज को आप पुट करके सैग की वैल्यू निकाल सकते हो। ध्यान देंगे यहाँ पे 2T लिखा है नीचे, दोनों में क्या लिखा है 2T, जबकि ये हमने मेन फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, 8T पढ़ा था, कितना 8, जबकि यहाँ पे क्या है 2 है। तो ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आता है। तो अगर अनइक्वल सपोर्ट है तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपका चेंजेस आ जाएंगे फॉर्मूले के अंदर। अब देखते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट, कि एनवायरमेंट के इफेक्ट के कारण, है ना, सैग में क्या बदलाव आएगा, सैग और टेंशन कैसे बदलते हैं। तो पहला इफेक्ट है आपका टेम्परेचर। तो अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है, जिसको हमने एक्स एक्सिस में दिखाया है, सपोज ये टी है, कैपिटल टी डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था तब सैग की कुछ वैल्यू थी, ठीक है। ये सैग की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, ये सैग है, इसको S1 बोलते हैं। और जब 0 डिग्री सेल्सियस था तब टेंशन की कुछ वैल्यू थी, जिसको बोल रहे हैं T1। अब क्या हुआ, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि जो कंडक्टर है फिजिकली क्या होता है, वो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंड करता है। तो ड्यू टू दिस एक्सपेंशन सैग बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है, सैग बढ़ने लगता है, ठीक है। क्या होता है, सैग इंक्रीज होता है। तो देखो ये सैग को बता रहा है, ये वाला, ये जो कर्व है, तो सैग क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। और टेंशन, अगर सैग बढ़ेगा तो वायर लूज पड़ने लगेगा, तो टेंशन क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर के कारण ये इफेक्ट पड़ता है। टेंशन एंड सैग in transmission lines are strictly complementary to each other with respect to temperature, ठीक है। चलिए यहां तक समझ आ गया होगा। सेकेंड जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है ये है आपका आइस और विंड, ठीक है, बर्फ और हवा। तो आइस डिपॉजिट हो जाता है कंडक्टर के ऊपर, तो मान लो उस आइस का जो विड्थ है दैट इज टी, या थिकनेस बोलना चाहिए, जो आइस डिपॉजिट हुआ कंडक्टर पे,
उसकी थिकनेस है स्मॉल टी, और जो एक्चुअल डायमीटर था कंडक्टर का दैट इज डी। तो जो लोडिंग है आइस की वजह से, किसकी वजह से, जो आइस डिपॉजिट हुआ कंडक्टर के ऊपर सिर्फ उसकी वजह से जो लोडिंग आ रही है उसको डब्ल्यू आई बोला जाता है। और पहले जो कंडक्टर था वो डब्ल्यू था ही, उसका वेट। तो जब दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई। तो ये आपको वेट मिल जाता है आइस लोडिंग की वजह से। क्योंकि देखो ये जो वेट है ये वर्टिकली लगेगा, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है। सेकंड आता है विंड प्रेशर। तो विंड प्रेशर की वजह से हॉरिजॉन्टल लगता है। ये कैसा एक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्ट करता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो रिजल्टेंट वेट हम लोग निकालते हैं वो क्या आ जाता है, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू कंडक्टर का प्लस डब्ल्यू आई उसका स्क्वायर प्लस विंड की वजह से डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है इसलिए इसको कैसे लिखा है, यहाँ पे बना दिया है। ये वर्टिकल लग रहा है तो नीचे, ऊपर से नीचे, तो ऐसा बना दिया। अब इसका क्या बना दिया, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट डब्ल्यू टी हमने निकाल लिया, तो रिजल्टेंट इसका वेट हो गया। तो आइस और विंड की वजह से जो वेट है वो चेंज हो जाता है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे ना सैग, तो जो वेट वाला पार्ट है वो चेंज हो जाएगा, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू टी यूज करोगे, एल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 8t रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर आता है स्लैंट सैग वर्सेस वर्टिकल सैग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया आपका स्लैंट सैग, और फिर नीचे देख पा रहे होगे वर्टिकल सैग। ठीक है, तो ये सब क्या चीजें हैं, इसकी वजह से क्या अंतर आता है। तो इसको आप ना एक ऐसा देखो, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह देखो। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह देखें, और यहाँ पे कॉस थीटा कैलकुलेट करिए। तो स्लैंट सैग और वर्टिकल सैग के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल थीटा बन रहा है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कॉस थीटा आ जाएगा आपका वर्टिकल सैग बाई हाइपोटेनियस। तो वो हाइपोटेनियस है स्लैंट सैग। यहां पे आपका मान लो क्या बन रहा है 90, या फिर यहां पे बना दीजिए इसको ऐसा। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा वर्टिकल सैग बाई स्लैंट सैग। अब इसको बस ध्यान रखना है आपको, अभी राइट एंगल ट्रायंगल में याद रह जाएगा इसलिए बताया, एक्चुअल में जब बुकिस डेरिवेशन में जाओगे तब ये चीज निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं स्लैंट सैग क्या है, तो द एक्चुअल फिजिकल डेप्थ ऑफ द वायर। ठीक है, जो एक्चुअल सैग है उसी को स्लैंट सैग बोल रहे हैं, यूजिंग रिजल्टेंट वेट। अब यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, रिजल्टेंट वेट यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू टी, जो ऊपर भी मैंने बताया। वर्टिकल सैग क्या है, द स्ट्रेट डाउन डिस्टेंस, क्या है, स्ट्रेट डाउन डिस्टेंस क्रिटिकल फॉर ग्राउंड क्लियरेंस। तो जो वायर का ग्राउंड क्लियरेंस है उसको क्या बोला जा रहा है, वर्टिकल सैग, ग्राउंड क्लियरेंस, जो दिख भी रहा है डायग्राम में आपको, है ना। तो वर्टिकल सैग इज इक्वल टू क्या हो गया, स्लैंट सैग इंटू कॉस थीटा। तो ये दो प्रकार के सैग भी आपको देखने थे। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन पीजीवीसीएल जेई 2012 में पूछा गया। द क्वेश्चन इज सैग इज प्रोवाइडेड इन द ट्रांसमिशन लाइन सो दैट, सैग क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि सेफ टेंशन इज नॉट एक्सीडेड। ठीक है, बाकी जो है जैसे लाइन कैन बी रिमूव फॉर रिपेयरिंग, इसके लिए सैग थोड़ी देते हैं। कंडक्टर मटेरियल इज सेव्ड, गलत, सैग देने से बढ़ता है ये। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स इज मिनिमम, गलत। तो मेन है आपका सेफ टेंशन इज नॉट एक्सीडेड। तो जो सेफ्टी फैक्टर वाला पॉइंट पढ़ा था वो वाला यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय वर्किंग टेंशन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है। तो यहाँ पे सैग और स्पैन लेंथ का रिलेशन आप चेक कर पाएंगे। फॉर ए 66 kV line having span of 200 meters between towers, the approximate sag will be 2 meter। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम यहां तक बता दिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इफ द स्पैन इज डबल्ड
स्पैन को क्या किया, डबल कर दिया, तब सैग क्या होगा, तो सैग और स्पैन लेंथ का रिलेशन है एस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा कि S1 बाई S2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, ये चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से जब आप S2 निकालोगे देन यू विल गेट 8 मीटर्स। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 मीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। 2018 एसएससी जेई शिफ्ट 2 में पूछा गया, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो पहला पढ़ते हैं, एज द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से द टेंशन इन द ट्रांसमिशन लाइन डिक्रीजेस। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ता है, कंडक्टर का फिजिकल डायमीटर एक्सपेंड होता है, वो एक्सपेंड होने की वजह से क्या होगा, सैग इंक्रीज होगा, और सैग और टेंशन का क्या नाता है, ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के। तो सैग बढ़ेगा तो टेंशन क्या होगा, कम होगा, और यहां क्या लिखा है, कम होगा लिखा है, डिक्रीजेस, तो ये सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, तो ये ध्यान देना है। एज टेम्परेचर राइजेस द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूसेस, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, और ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सैग और टेंशन एक दूसरे के, वो भी यहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टर टाइड बिटवीन टू सपोर्ट्स, द कंडक्टर टाइड बिटवीन टू सपोर्ट्स टेक्स द शेप ऑफ कैटनरी, टेक्स द शेप ऑफ कैटनरी ड्यू टू ट्रांसपोजिशन, कोरोना, अर्थिंग या सैग। एसएससी जेई 2019 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। द आंसर इज सैग। अ कंडक्टर सस्पेंडेड फ्रीली अंडर इट्स ओन वेट naturally forms a geometric curve called catenary which defines the sag of the line। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्विक चेक, the sag of a transmission line is least affected by, ठीक है, किसके कारण सबसे कम इफेक्ट होता है, सो सेल्फ वेट है। तो देखो अब सैग में क्या क्या पैरामीटर्स है, देखो वेट हो गया है ना, स्पैन लेंथ हो गया और टेंशन हो गया। अब क्या क्या है यहाँ पे देखो, सेल्फ वेट ऑफ कंडक्टर इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से होता है, आइस डिपॉजिटेड इससे होता है, किससे नहीं होगा, करंट थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट आई इज एन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर नॉट अ मैकेनिकल वेक्टर, सो इट हैज द लीस्ट डायरेक्ट मैकेनिकल इफेक्ट ऑन सैग। ठीक है, क्या है वो, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है, बाकी सब क्या है देख लो, मैकेनिकल पैरामीटर्स हो रहे हैं, दैट इज वाई एक थर्मल भी है। ओके, सो आगे की जो क्लास है वो है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइंस के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया, बट मैं बोला कि क्लास कंटिन्यू रखना ही है, छोड़ना नहीं है, इसलिए बोला क्लास लेना जरूरी है। और कुछ प्रैक्टिस सेट में ऐड कर रहा हूँ जो अभी इस वीक में पढ़ाई हुई है उससे रिलेटेड, तो वो भी आप लोग अटेम्प्ट करिएगा सेल्फ प्रैक्टिस से। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, सॉरी फॉर द डिले एंड शॉर्ट क्लास, आज कुछ अर्जेंट हो गया था। तो अपन कल कंटिन्यू करते हैं इसको, और फिर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन का जो पार्ट है ये हम लोग देखेंगे, जिसमें जीएमडी, जीएमआर और इसके रिलेटेड कैलकुलेशंस, फार्मूला, वो सब चीज़ें हैं। तो 2-3 वीडियो और मैं भी ऐड करूंगा जो कि जो फार्मूले हमने देखे सैग टेंशन के, उससे डेरिवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।